हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नए महामैराथन क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सीबीसीएस के द्वारा जारी किए गए 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में अपना नामांकन लिए हैं और अभी आप प्रथम सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा देने वाले हैं, चाहे बिहार के आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों के लिए आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपने मेजर पेपर या फिर माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर में सब्जेक्ट हिस्ट्री रखा है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो कि आपसे पेपर में 5 मार्क के पूछे जाते हैं, मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं, तो इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। यदि आप ये पूरे क्लास को ध्यान से कर लेते हैं तो यहां से जो है आज के इस क्लास से 3 से 4 प्रश्न ऐसे होंगे जो सीधा सीधा आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक बात और जान लीजिए कि ये आपकी दूसरी महामैराथन क्लास है। इससे पहले मैंने आपको एक और महामैराथन क्लास जो है प्रोवाइड किया है हिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप उस क्लास को नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आज की ये जो क्लास है पूरा अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए बारी बारी से हम लोग प्रश्नों को देखते हैं और सभी प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे। एक बार आप लोग फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना यार। फटाफट से शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को लाइव में जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि बहुत मजा आ सके। हम लोग बहुत ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे हिस्ट्री को, क्योंकि हिस्ट्री क्या है भाई, बहुत जटिल सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसको समझना कहीं ना कहीं अपने आप में एक चैलेंज होती है और इस चैलेंज को मैं बिल्कुल नस्ते नाबूद करने वाला हूं आप लोगों के साथ मिलकर। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस आपका कह रहा है चरक का परिचय दीजिए। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति का परिचय देने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, जरा इसको समझ लीजिए। तो अगर किसी व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि आप अपना परिचय दीजिए, तो सबसे पहले आपके जन्म के बारे में हमें पता होना चाहिए, जन्म स्थान के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके बाद मैं यदि आपका परिचय कर रहा हूं तो आपकी जो है आपकी वास्तविकता क्या है, आप जो है किस लिए चर्चित माने जाते हैं, किस लिए आप लोकप्रिय हैं, हमें इन चीजों का जानना काफी जरूरी हो जाता है। तो इसी के संदर्भ में हम लोग कुछ चीजें जानेंगे जो कि चरक से रिलेटेड होगा। अब देखिए, अगर चरक की बात करूं तो इनका जन्म कब हुआ था, 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म जो है कश्मीर में हुआ था, कश्मीर जो कि भारत में ही है, ठीक है। तो कश्मीर में इनका जन्म होता है और इन्होंने जो अपनी शिक्षा है यह कहां से पूर्ण करी थी, तो इन्होंने अपनी शिक्षा जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय से पूर्ण करी थी। अब आप एक क्वेश्चंस में आपको बताता हूं, कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए। यदि आपने मेरा ऑब्जेक्टिव का क्लास किया होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा और पूरी शिद्दत के साथ कमेंट कीजिएगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां अवस्थित है, ठीक है। फटाफट से आप लोग कमेंट में छाप दीजिए और उम्मीद करता हूं हर बच्चे इसका आंसर करेंगे। तो चरक के बारे में इतना तो आप जान लिए कि इनका जन्म जो है 300 ईसा पूर्व में हुआ था, कश्मीर में हुआ था और इन्होंने अपनी शिक्षा जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय से पूर्ण करी थी। अब देखिए, चरक जो है भाई साहब यह चिकित्सा शास्त्र में जो है काफी फेमस माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं, क्योंकि यह चिकित्सा से जुड़े व्यक्ति हैं और यह कभी जो है कनिष्क राजा के दरबार के राजवैद्य हुआ करते थे। इतना ही नहीं, चरक जो है जिसे काय चिकित्सा का हम प्रणेता भी कहते हैं, क्या कहते हैं, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछी जा सकती है कि काय चिकित्सा के जो प्रणेता है वह किसको कहा जाता है, तो चरक को कहा जाता है। और इन सभी चीजों के लिए चरक काफी फेमस थे चिकित्सा शास्त्र में। इसके साथ साथ ही इनकी एक रचना थी जिसका नाम था चरक संहिता। आपको प्रश्न यहां से भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि चरक संहिता के रचयिता कौन है या चरक संहिता जो है यह किसकी रचना है, तो आप कहोगे चरक की रचना है, ठीक है। तो इनकी जो एक रचना थी चरक संहिता, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो है प्राचीन समय में जो है यह मासिक और मौलिक ग्रंथ माना जाता था। और यह सिर्फ प्राचीन समय में ही नहीं, इसका बहुत ज्यादा उपयोग जो है चिकित्सा शास्त्र में अभी भी देखने को मिलता है, क्योंकि सिर्फ एक कामों के लिए नहीं, इनका यह जो ग्रंथ था चरक संहिता यह बहुत सारे वर्क में काम आते थे। जैसे कि यह जो ग्रंथ था यह शरीर की रचना से संबंधित बातें बताता था, साथ ही साथ गर्भावस्था से जुड़ी चीजों को भी बताता था, शिशु के जन्म से लेकर के उनके विकास तक के गतिविधियों को समझाने का प्रयास जो है चरक संहिता के द्वारा किया गया। साथ ही साथ कुष्ठ रोग, इसके बाद मिर्गी, इसके बाद ज्वर जिसे हम लोग बुखार कहते हैं, मन के रोग की चिकित्सा, इसके बाद रुचिकर स्वास्थ्य वर्धक भोज्य, यानी कि आपको क्या कहते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए जो है किस प्रकार के भोजन की आवश्यकता है, उस प्रकार के जो है रुचिकर भोजन के बारे में भी बताया जाता था इसमें। इसके साथ साथ ही या इसके अंतर्गत जो है काफी सारे वनस्पति औषधियों का वर्णन किया गया है।
तो इन सभी चीजों के बारे में जो है चरक संहिता में बताया गया है। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि चरक संहिता जो है यह प्राचीन समय में तो काफी मौलिक ग्रंथ के रूप में जाने ही जाते थे, लेकिन इनका जो है अभी भी चिकित्सा शास्त्र में काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप इतनी बातों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एक बार हम लोग फिर से नजर डालेंगे और इन चीजों को जो है शॉर्टकट में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए फटाफट से मैं आपको बता दूं कि चरक जो है भाई साहब, जिनका जन्म 300 ईसा पूर्व में कश्मीर में होता है, इन्होंने अपनी शिक्षा जो है तक्षशिला में प्राप्त करी और इसे जो है काय चिकित्सा का क्या माना जाता है, प्रणेता माना जाता है। साथ ही साथ ये राजा कनिष्क के दरबार के राजवैद्य हुआ करते थे और यह चिकित्सा शास्त्र के काफी फेमस और काफी उल्लेखनीय व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। इसकी एक रचना थी जिसका नाम था चरक संहिता, और चरक संहिता जिसे भाई साहब यह प्राचीन समय में एक मौलिक ग्रंथ के रूप में जाना जाता था और जिसका जो है अभी भी चिकित्सा शास्त्र में काफी ज्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत जो है बहुत सारी ऐसी चीजों का समाधान, जैसे कि शारीरिक रचना, जैसे कि गर्भ स्थिति, जैसे कि शिशु का जन्म और उसके विकास से जुड़ी चीजें, कुष्ठ रोग, मिर्गी रोग, बुखार, इन सभी चीजों के बारे में जो है भाई साहब काफी डिटेल में वर्णित किया गया है, जिसके तहत क्या होता है तो भाई साहब चिकित्सा शास्त्र में काफी मदद मिलती है। तो ये सारी बातें जो है चरक से रिलेटेड है। आपको जब भी ये प्रश्न पूछा जाए तो आप इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से वर्णित कर सकते हो। देखिए अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ गया है तो आप क्या करोगे भाई साहब, 2 से 3 बार इस वीडियो को सुनने की कोशिश करोगे, ठीक है, और साथ ही साथ इसे लिखने की भी प्रैक्टिस करोगे, जिससे आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। चलिए बात करते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा प्रश्न पर। क्वेश्चन आपका कहता है योग को परिभाषित करें। अब योग भाई साहब, योग जानते हैं आप लोग, जिसे हम लोग व्यायाम के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? व्यायाम के रूप में, कसरत जिसे हम लोग टूटी फूटी भाषाओं में, गांव घर की भाषाओं में कहते हैं। तो आपको कह रहा है योग को परिभाषित करें कि भाई साहब योग जो है हमारे जीवन में किस प्रकार से अपनी अहमियत रखता है, योग क्या है, हमें इसको बताना है। साथ ही साथ आपसे पूछा जा रहा है कि इसके महत्व क्या है। अभी मैंने आपको बताया क्या कि आपको यह भी बताना है इस प्रश्न के अंतर्गत कि योग जो है आपके जीवन में किस प्रकार से महत्व रखती है, क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, ठीक है, इन सभी चीजों को जानेंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग जानते हैं योग के बारे में। तो देखो योग जो है भाई साहब, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जरा समझिएगा ध्यान से। आप लोग बचपन में जोड़ पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? जोड़ पढ़े होंगे, जिसे योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योग कहा जाता है। योग का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना या जोड़ना, समझ गए। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की वैसी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है तो भाई साहब शरीर और आत्मा को जो है एक रूप प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। अब यहां पर बातें आपको क्लियर नहीं हुई होगी, लेकिन चलिए मैं इसको क्लियर करता हूं। देखिए इसके जब आप व्यायाम करते हैं, जब आप योग करते हैं, कसरत करते हैं, तो इससे होता क्या है? इससे आपके शरीर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला चीज कि आपका मन जो है योग करने से शांत होता है। मन क्या होता है? शांत होता है। और जब मन शांत होगा तो यह आपके आत्मीय शक्ति को प्रदान करेगा। किसको प्रदान करेगा? आत्मीय शक्ति को प्रदान करेगा। और आपकी जब आत्मीय शक्ति जो है आप में समाहित हो जाएगी, आपके अंदर प्रवेश करेगी, तो आप जो है एक तरीके से कहे तो सही रूप से अपने विकास के क्रम को क्या कर सकते हैं? गतिशील कर सकते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि योग जो है एक वैसा प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के और आत्मा को जो है एक रूप प्रदान करने का काम करता है, उसे जोड़ने का काम करता है। इसके साथ साथ ही हम इसे दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि योग जो है यह मन को शब्दों से मुक्त रखती है। किसको? तो मन को शब्दों से मुक्त रखने का काम करती है। और साथ ही साथ यह शांति प्रदान करता है। और इसके बाद जो है आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं उन सभी बुराइयों को निकालने का प्रयास करता है। उन सभी रिक्त स्थानों में जो है सही सही तरीकों को भरने का काम करता है। तो आपने देख लिया कि योग जो है आपके जीवन में कितना ज्यादा अहमियत रखता है। अब प्रश्न ने हमें कहा था कि योग के महत्व को लिखिए, तो हम लोग हेडलाइन बनाएंगे योग के महत्व। अब देखिए योग के महत्व क्या क्या है। तो अभी कुछ चीजें तो आपको क्लियर हो गई होगी कि योग हमारे जीवन में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है। तो उसी संदर्भ में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए योग जो है यह मन को क्या करता है? शांत करता है। जब भी आप व्यायाम करते होंगे, अगर आप किए होंगे तो ठीक है, वैसे सभी लोग व्यायाम से जुड़े होते हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, व्यायाम कीजिए। हर सुबह व्यायाम करना आपके लिए क्या होता है तो आपके सेहत के लिए, आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होता है। क्योंकि व्यायाम करने के उपरांत जो है आपकी मानसिक संतुलन जो है यह हमेशा बनी रहती है, आपका मन हमेशा शांत रहता है। इसके साथ साथ ही आपका जो है जीवन तनाव मुक्त हो जाता है। तनाव मुक्त कहे तो आप जो है टेंशन से जो है रिलैक्स महसूस करेंगे। क्या करेंगे? बिल्कुल ही जब व्यायाम करेंगे आप तो अपने आप में रिलैक्स महसूस करेंगे, आप जो है टेंशन में नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ ही व्यायाम करने से क्या होता है तो शरीर से थकावट भी दूर होती है।
यानी कि जब आप कोई काम करके थके पीरे रहते हैं तो वैसी स्थिति में जब आप व्यायाम करते हैं तो आपको उस थकान से क्या होती है, राहत मिलती है। इसके साथ साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बातें यहां पर अब मैं आपको बता दूं कि व्यायाम करने से जो है आपका शरीर जो है यह निरोग रहता है। कहने का मतलब कि आप रोग से मुक्त रहते हैं, आपको जो है रोग छू नहीं सकती यदि आप व्यायाम से जुड़े हुए हैं। इसलिए भाई साहब हमें क्या करना चाहिए, तो नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बातें ये ध्यान रखिएगा कि व्यायाम करने से होता क्या है, योग करने से होता क्या है कि आपकी जो शारीरिक संरचना है, यह शारीरिक संरचना बिल्कुल ही सुसंगठित रह पाता है। जैसे कि तुम देखते होगे कोई व्यक्ति आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है। तो यह सब एक तरीके से कहे तो बीमारी के रूप में ही आपके सामने आता है। अधिक मोटापा होना भी एक बीमारी है और अधिक दुबला होना भी क्या है, एक बीमारी है। अब इससे निजात पाने के लिए आपके पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट दवा क्या है, तो वह दवा है योग। आप यदि योग करते हैं तो आपकी मोटापा क्या होगी, खत्म हो जाएगी। यदि आप पतले हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप योग करेंगे तो आपको डाइट लेना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे अच्छे भोजन करने होंगे। तो जब आप अच्छे अच्छे भोजन का सेवन करेंगे तो क्या होगा, आपका पतलापन दूर होगा, आपके शरीर में पौष्टिक आहार जैसे ही जाएगी तो आपके शरीर का जो अंग है वह सक्रिय होगा और उसमें वृद्धि हार्मोन होगी। तो वृद्धि हार्मोन जैसे ही बढ़ेगा भाई साहब तो आपका शरीर जो है यह अच्छी तरीके से विकास कर पाएगा। इसलिए योग जो है आपके जीवन में काफी अहमियत रखता है। तो आपको क्या करना चाहिए, नियमित जो है व्यायाम से जुड़े रहना चाहिए, योग करना चाहिए। तो चलिए उम्मीद करता हूं आपने इस प्रश्न को समझ गया होगा कि योग क्या है और योग का जो है आपके जीवन में क्या महत्व है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन से आपका अभिलेख से आप क्या समझते हैं, या फिर अभिलेख क्या है इसको समझाइए। तो देखिए अभिलेख के बारे में अगर मैं बता दूं आपको तो समझिएगा जरा ध्यान से। यह एक प्रकार का लेख है। अभिलेख से क्या तात्पर्य है, तो यह एक प्रकार का लेख है। और यह कैसा लेख है, तो यह पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में हम इसे पढ़ते हैं। किसके रूप में पढ़ते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में पढ़ते हैं, जो कि प्राचीन काल में लिखा जाता था। किस काल में लिखा जाता था भाई, प्राचीन काल में लिखा जाता था। और इसी से हमें जो है प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए हम लोग अभिलेख को समझते हैं। तो देखिए अभिलेख के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो अभिलेख एक वैसा पुरातात्विक साक्ष्य है जो प्राचीन काल में राजाओं के द्वारा या फिर अन्य शासकों के द्वारा क्या किया जाता था, तो पाषाणों पर या फिर कहे तो शिला यानी कि पत्थरों पर लिखा जाता था, या फिर कहे तो स्तंभों पर लिखा जाता था। स्तंभ यानी कि खंभे पर लिखा जाता था। साथ ही साथ ताम्रपत्र, उस समय पत्र लिखने के लिए क्या होता था, तो ताम्रपत्र होता था, ठीक है, तो ताम्रपत्र पर लिखा जाता था। दीवारों पर जो है इसका वर्णन किया जाता था। अब ये क्या वर्णन किया जाता था, आपके मन में ये सवाल आता होगा, तो समझते हैं हम इसको। देखिए ज्यादातर जो है अभिलेखों का प्रयोग सूचना प्रदान करने के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था, सूचना प्रदान करने के लिए, ताकि लोग जो है इस सूचना को पढ़ सके। क्योंकि यत्र तत्र जैसे अभी लोग क्या करता है, पोस्टर का इस्तेमाल करता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट करना है, किसी चीज का प्रचार करना है, तो आप क्या करते हो, पोस्टर का इस्तेमाल करते हो। इसे आप यत्र तत्र यानी कि कहीं भी जहां तहां आप चिपका देते हो, ताकि लोगों की नजर इस पर पड़े। लोगों की नजर अगर इस पर पड़ती है तो क्या होता है, लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनके लिए फायदेमंद है, तो लोग क्या करता है, उसका अनुसरण करता है। तो ठीक उसी प्रकार से अभिलेख भी प्राचीन काल में हुआ करता था, जिसका प्रयोग सूचनाओं को पहुंचाने के लिए होता था आमतौर पर, ठीक है। और इससे क्या होता था, तो लोग जो है उस आदेशों को मानते थे, उस आदेशों को क्या करते थे, मानते थे। और ज्यादातर राजा महाराजाओं के द्वारा जो है इसका प्रयोग किया जाता था। तो राजा का आदेश जो है यह सर्वमान्य होता था, और इसलिए जो है राजा अभिलेखों का प्रयोग करते थे और अभिलेख के जरिए लोगों के पास मैसेज देते थे, लोगों के पास अपना आदेश पहुंचाते थे, और जिससे लोग क्या करते थे, तो भाई उन आदेशों का पालन करते थे। अब यह जो अभिलेख है भाई साहब, ये कई भाषा में लिखी जाती थी। जैसे कि पाली भाषाओं में लिखा जाता था, संस्कृत में लिखा होता था, प्राकृत भाषाओं में लिखा होता था, विभिन्न प्रकार के भाषाओं में, जहां जिस भाषाओं का प्रचलन था उन भाषाओं में क्या होता था, तो अभिलेख को तैयार किया जाता था। अभिलेख जो है यह भारतीय इतिहास में काफी ज्यादा महत्व रखता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि अभिलेख के माध्यम से ही हमें क्या होता है, तो उस समय के भारत के राजनीतिक स्थिति के बारे में पता चलती है, धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ उस समय जो है सामाजिक स्थिति क्या थी, उस समय अर्थव्यवस्थाएं किस प्रकार से थी, लोगों का जो आर्थिक स्थिति था वह किस पर डिपेंड करता था, उन सभी चीजों की जानकारी जो है हमें किससे मिलती है, तो अभिलेखों से मिलती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अभिलेख जो है भाई साहब, यह हमारे ऐतिहासिक क्रम में जो है ऐतिहासिक घटनाओं को जानने के लिए
काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये बातें तो मैंने आपको बता ही दिया कि अभिलेख को लिखने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। काफी कठोर कठोर वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि कोई पत्थर हो गया, जैसे कि कोई धातु हो गया, ईंट हो गया, मिट्टी की तख्ती हो गया, इसके बाद ताम्रपत्र हो गया। तो इन सभी चीजों का जो है इस्तेमाल किया जाता था अभिलेखों के लिखने के लिए। तो उम्मीद करता हूं अभिलेख से संबंधित आपको यह सारी जानकारी जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अभिलेख एक पुरातात्विक साक्ष्य है जो कि प्राचीन समय में जो है राजा महाराजाओं के द्वारा या किसी शासकों के द्वारा क्या किया जाता था, तो पत्थरों पर लिखा जाता था, स्तंभों पर, ताम्रपत्रों पर, दीवारों पर, इन सभी चीजों पर जो है एक पोस्टर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, जिससे क्या होता था, तो लोगों तक संदेश पहुंचाने का काम किया जाता था, अपना आदेश पहुंचाने का काम किया जाता था और लोग जो है उन आदेशों का पालन किया करते थे। साथ ही साथ इसे कई भाषा में लिखी जाती थी। इतिहास में इसका काफी ज्यादा महत्व है क्योंकि उस समय के जो ऐतिहासिक घटनाएं, उन सभी घटनाओं के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है इन्हीं अभिलेखों से मिलता है। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो आपका अगला जो क्वेश्चन है, मथुरा कला पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। देखिए यहां से दो प्रश्न बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है मथुरा कला के बारे में, फिर पूछा जा सकता है आपसे गंधार कला के बारे में। तो मेरा मानना यह है कि आपके पेपर में भाई साहब मथुरा कला पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग मथुरा कला पर टिप्पणी कर लेते हैं कि आखिर मथुरा कला क्या है। ठीक है, इसका विकास किस क्रम में होता है या किस लिए फेमस है, हम इन चीजों को जानेंगे। इसका उत्पत्ति जो है कहां से होता है, हम इन सभी टॉपिक को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए भाई साहब, मथुरा कला की अगर मैं बात करूं तो मथुरा कला जो है एक आदर्शवादी कला माना जाता है। क्या माना जाता है? एक आदर्शवादी कला माना जाता है और इसका विकास जो है 2री शताब्दी ईसा पूर्व में जो है शुरू हो गया था। मथुरा कला का विकास कब शुरू हो गया था? तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। इस कला की अगर मैं बात करें तो भाई साहब जिस समय गंधार कला विकसित हो रही थी वह काल कौन सा काल था? तो वह काल था कुषाण काल या फिर कहे तो गुप्त काल। ठीक है, इस समय जो है गंधार कला भी विकसित हो रहा था और ठीक इसी समय जो है आपके जो है मथुरा कला भी विकसित हुए। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि सर इसका नाम जो है मथुरा कला क्यों रखा गया? तो यह जो शैली थी, यह जो कला था, इसका विशाल केंद्र जो है मथुरा को माना जाता है। किसको माना जाता है? मथुरा को माना जाता है और इसीलिए जो है इसे मथुरा कला के नाम से जाना गया। आगे हम लोग ध्यान रखेंगे कि यह जो मथुरा कला है इसका जो विकास होता है यह 2 शैलियों से मिलकर होता है। सबसे पहला तो आपको याद रखना है भरहुत कला से होता है और दूसरा जो है यह सांची कला से। इन 2 कलाओं को मिलाकर जो है क्या बनाया जाता है? तो मथुरा कला बनाया जाता है। अब यह कला जो है यह काफी विकसित क्यों हो गया, इतनी ज्यादा चर्चित क्यों हो गए? तो इस कला के अंतर्गत जो है जितने भी धर्म हुआ करते थे, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये कई धर्मों के बारे में आपने पढ़ा होगा। उन सभी धर्मों की जो कृतियां हैं, उन सभी धर्मों की जो प्रतिमा है, इसका निर्माण जो है मथुरा कला के अंतर्गत किया गया। ठीक है, इसलिए यह काफी ज्यादा फेमस रहा। यहां पर देखिए मैंने नोट डाउन कर दिया है कि इस कला के अंतर्गत जो है विभिन्न धर्मों के प्रतिमाओं का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। साथ ही साथ मथुरा कला की बुद्ध मूर्ति जो कि काफी फेमस है, यानी कि गौतम बुद्ध की जो मूर्ति बनाई गई है भाई साहब, यह 2 स्थिति में बनाई गई है। सबसे पहला बैठी हुई स्थिति में, जिसे हम लोग सिंहासन कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है भाई साहब वह खड़ी हुई स्थिति में बनाई गई है, जिसमें खड़ी हुई स्थिति जो है मूर्ति की, वह भाई साहब काफी ज्यादा चर्चित है क्योंकि जो खड़ी हुई मूर्ति है उसके पैरों के नीचे किसकी आकृति है? तो शेर की आकृति बनाई गई है, सिंह की आकृति बनाई गई है और यह जो है काफी चर्चित प्रतिमा है और इसीलिए जो है मथुरा कला क्या हो गया? तो भाई साहब फेमस कलाओं के रूप में जाना गया। इसके साथ साथ ही इस शैली में निर्मित जो मूर्तियां हैं यह कम से कम अलंकरण से बना हुआ है और साथ ही साथ इस कला से जो निर्मित मूर्तियां हैं, जो प्रतिमा हैं, उसमें वस्त्रों का बहुत कम उपयोग मिलता है, यानी कि बहुत कम वस्त्रों का प्रयोग करके जो है क्या बनाया गया है? तो इस कला की मूर्तियों का निर्माण किया गया है, प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको मथुरा कला समझ में आ गया होगा। जब भी पेपर में आएगा क्वेश्चन तो आप बड़ी आसानी के साथ लिखोगे कि मथुरा कला एक आदर्शवादी कला है जिसका विकास 2री शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ होता है। यह कला जो है जिस समय गंधार कला विकसित हो रही थी वह काल था कुषाण काल या फिर कहे तो गुप्त काल था। इन कालों में गंधार कला भी विकसित हो रहा था और इसके साथ साथ ही मथुरा जैसे शहरों में जो है क्या हो रहा था? तो मथुरा कला का भी विकास हो रहा था। मथुरा को क्या कहा जाता है? तो मथुरा कला का विकास के विशाल केंद्र कहा जाता है। इसलिए जो है इसका नाम क्या पड़ा? तो भाई साहब मथुरा कला पड़ा। इस कला का जो निर्माण है, विकास जो है यह 2 शैलियों से होता है। पहला शैली जो है भरहुत शैली है और दूसरा जो है यह सांची शैली है। इस कला के अंतर्गत जो है विभिन्न धर्मों के प्रतिमाओं का निर्माण किया गया, जिसमें सबसे फेमस है बुद्ध की मूर्ति, गौतम बुद्ध की मूर्ति, जो कि 2 अवस्था में बनाई गई है। पहली अवस्था जो कि बैठी अवस्था है, दूसरी अवस्था जो कि आपका जो है खड़ी अवस्था है। खड़ी अवस्था इसलिए फेमस है कि खड़ी अवस्था की मूर्ति के साथ साथ जो है उसके पैरों के नीचे जो है क्या बनाया गया है? सिंह का
का जो है यह प्रतीक बनाया गया है। समझ गए, इसलिए यह काफी फेमस है। साथ ही साथ जो है इस कला में निर्मित जितनी भी प्रतिमाएं हैं उसमें अलंकरण है। साथ ही साथ इसके निर्माण में जो है काफी कम वस्त्रों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सारी जानकारी थी आपके मथुरा कला से रिलेटेड। अब आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस कहता है प्राचीन नृत्य कला पर टिप्पणी करें। अब बात आ रही है किसकी, नृत्य कला की। तो देखिए नृत्य कला जो है यह काफी प्राचीन समय से भारत की एक पहचान रही है। काफी प्राचीन समय से इसलिए कह सकते हैं क्योंकि नृत्य कलाओं का जो है चर्चा आपको वेदों में भी देखने को मिलता है। ऐसा मानना है कि इस समय जो है वैदिक काल में भी भाई साहब कौन हुआ करते थे, नर्तकी हुआ करते थे। नर्तकी किसको कहते हैं, तो नाचने वाली को नर्तकी कहा जाता है। जैसे कि अभी आप लोग तो ऑर्केस्ट्रा देखते ही होंगे भाई साहब, ऑर्केस्ट्रा में कौन होता है, ज्यादातर जो है नाचने वाली लड़कियां होती है। ठीक उसी प्रकार से जो उस समय ज्यादातर आपको लड़कियों के रूप में नर्तकी मिलता था। क्या मिलता था, नर्तकी जिसे कहा जाता था, नाचने वाली जिसे कहा जाता था। तो ऐसा वैदिक काल में भी देखने को मिला है। साथ ही साथ हड़प्पा मोहनजोदड़ो के काल में भी, हड़प्पा समय में भी जो है, हड़प्पा काल में भी, इसके बाद मोहनजोदड़ो काल में भी आपको इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भारत में जो है यह नृत्य कला काफी पहले से विकसित है और इसका जो परंपरा है ये अभी भी क्या है तो विद्यमान है। आज भी जो आपको देखने को मिलता है कि हमारा कोई भी काम हो बिना नाच गान का तो कुछ भी पूर्ण होता ही नहीं है। ऐसा तो आप सभी जानते हैं, चाहे वो कोई भी एक छोटा सा छोटा काम हो। आजकल शादी विवाह का समय चल रहा है, आपको तो पता ही होगा कि इसके हर एक काम जो है गान बजान नाच गान से ही शुरू होता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में नृत्य की जो परंपरा है यह प्राचीन समय से ही रही है। ठीक है, भरत मुनि की एक रचना है नाट्य शास्त्र और इसी नाट्य शास्त्र में जो है भारतीय नृत्य कला का सबसे प्रथम और सबसे प्रमाणिक स्रोत मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि नाट्य शास्त्र जो है यह भारतीय नृत्य कला का सबसे प्रथम और क्या है तो प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। और इन सभी विशेषताओं के कारण ही नाट्य शास्त्र को क्या कहा जाता है, पंचवेद भी कहा जाता है। तो आपसे पूछी जा सकती है कि बताइए पंचवेद के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप कहोगे नाट्य शास्त्र को जाना जाता है। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, तो आप कहोगे सर नाट्य शास्त्र जो है यह भरत मुनि की रचना है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां से बनाए जा सकते हैं और साथ ही साथ मैं इसको इंक्लूड करके रखा हूं कहां पर, तो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में, जिससे आपके दोनों क्वेश्चंस एक साथ क्लियर होता चले। तो भाई साहब आपने प्राचीन भारतीय नृत्य कला के बारे में समझा कि इसका जो सबसे प्रमाणिक स्रोत जो है, सबसे पहला प्रमाणिक स्रोत कहां से मिलता है, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलता है। लेकिन इससे पहले भी जो है इसका उल्लेख कई वेदों में भी देखने को मिला है, जैसे कि ऋग्वेद में भी आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ अथर्ववेद में भी जो है इसका क्या मिलता है भाई साहब, तो आपका अथर्ववेद में नहीं, यजुर्वेद में भी क्या मिलता है, तो यजुर्वेद में भी आपको जो है नृत्य कला के बारे में देखने को मिलता है। अर्थात इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि प्राग ऐतिहासिक काल में भी या कहे तो वैदिक काल में भी नृत्य का जो है खोज हो चुका था। उस समय भी नृत्य क्या था तो काफी ज्यादा प्रचलित थी। अब मैं अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बात करूं तो देखिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सबसे पहले उपलब्ध साक्ष्य जो है यह गुफाओं में प्राप्त आदि मानव के उकेरे चित्रों तथा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त मूर्तियों से प्राप्त होता है कि उस समय भी नृत्य कला विकसित थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे पुरातत्ववेत्ता थे जिनका मानना था कि भाई साहब इन सभी क्या कहते हैं गुफाओं से प्राप्त आदि मानव के जो साक्ष्य थे, साथ ही साथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से जो प्राप्त मूर्तियां थी, उन सभी मूर्तियों से जो, उन सभी साक्ष्यों से जो हमें चीजें प्राप्त होती है वह पुरातत्ववेत्ता का मानना है, यानी कि जो भी इतिहासकार है उन सभी इतिहासकारों का मानना है कि इस काल में भी क्या हुआ करते थे, तो नर्तकी हुआ करते थे, नाचने वाली हुआ करते थे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ जैसे कि कालिदास की रचना है क्या, तो अभिज्ञान शकुंतलम। इसके साथ साथ ही कालिदास की एक और रचना है मेघदूतम। ठीक है, और इसके बाद बात करें तो वात्सायन की रचना है कामसूत्र और एक और रचना है इसकी मृच्छकटिकम। इन दोनों रचनाओं में क्या मिलता है, तो नृत्य के स्रोत मिलते हैं। अब कुछ पॉइंट यहां पर नोटेबल है जिसे आप ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रख सकते हैं। पूछा जाए अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है, तो कालिदास की रचना है। मेघदूतम किसकी रचना है, तो कालिदास की रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है, तो वात्स्यायन की रचना है। मृच्छकटिकम किसकी रचना है, तो क्या कहोगे, तो भाई साहब वात्स्यायन की रचना है। ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए किसी अलग पॉइंट्स बनाकर। ठीक है, तो यहां पर देखिए इन सभी साक्ष्यों से हमें प्राप्त होता है कि क्या था, तो उस समय भी जो है नृत्य कला विकसित थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति की कला प्रियता को यह सभी के सभी ग्रंथ दर्शाने का प्रयास करता है। अब यह बात तो प्राचीन समय की है, लेकिन आज भी हमें इसका जो है प्रमाणिक स्रोत देखने को मिलता है। आज भी हमारा कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिना नृत्य संगीत का क्या होता है तो संपन्न हो पाता है, चाहे वो कोई भी महोत्सव हो,
कोई भी ऐसा काम हो आपके घरों में या फिर आस पड़ोस में कहीं भी आप देखते होंगे, कोई भी एक छोटा भी काम होता है तो उन सभी कामों में जो है आप गाने बजाने जो है संगीत गान या फिर नृत्य कला आपको देखने को मिलता ही है। बिना नृत्य समारोह के जो है आज भी हमारा कोई काम संपन्न नहीं होता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि पुरातन समय से लेकर आज तक जो है हमारे प्राचीन क्या कहते हैं हमारी संस्कृति से जो है हमारा नृत्य कला जुड़ा हुआ है। ये सारी बातें किससे संबंधित थी? तो भाई साहब ये सारी बातें आपके प्राचीन नृत्य कला से संबंधित थी। जब भी आपके पेपर में क्वेश्चंस आए तो आप बड़ी आराम से इसका आंसर कर सकते हो। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, जो कि आज के इस क्लास का आखिरी प्रश्न होगा। देखिए प्रश्न आपका छठा क्या कहता है? क्वेश्चन है कर्मयोग पर टिप्पणी करें। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, कर्मयोग जो है भाई साहब दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो आपका कर्म और दूसरा है आपका योग। यहां पर समझिएगा ध्यान से, कर्म की अगर मैं बात करूं तो यह किससे मिलकर बना है? तो भाई साहब यह कृत धातु से मिलकर बना है। और इसी कृत धातु में जब मन क्या होता है तो मन प्रत्यय जुड़ जाता है तो यह क्या बन जाता है? कर्म बन जाता है। क्या बन जाता है? कर्म बन जाता है। ये बातें आपको कर्म से संबंधित याद रखनी है। फिर बात करेंगे, देखिए कर्म का जो अर्थ होता है ये क्या होता है? तो अगर मैं बात करूं कर्म के शाब्दिक अर्थ की, तो कर्म का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया या फिर व्यापार या फिर कहे तो भाग्य भी आप कह सकते हो। यानी कि कर्म के संदर्भ में हम कह सकते हैं जिस कर्म में कर्ता की क्रिया का फल निहित होता है, यानी कि काम करने वाले जो है व्यक्ति उसका फल जो है यह निश्चित होता है, उसी को क्या कहा जाता है? कर्म कहा जाता है। अब कर्म जो है भाई साहब यह किसी मनुष्य का स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है। बिना कर्म के इस दुनिया में जो है मनुष्य का जीवित रहना संभव ही नहीं है, क्योंकि जब आप कर्म नहीं करेंगे तो भाई साहब आपकी जीवन लीलाएं जो है यह कैसे संपन्न हो जाएगी? ठीक है, संभव ही नहीं है, क्योंकि जीवन में जो है आपके बहुत सारे काम हैं। अगर मान लीजिए एक छोटा काम ले लो भाई साहब, आपको खाना ही खाना हो तो खाना खाने के लिए आपको क्या चाहिए? बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। और वो आवश्यकता जो है आप कैसे पूर्ण करते हो? तो आप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार पूर्ण कर पाते हो। और ये जो आर्थिक स्थिति है आपका समृद्ध कैसे हो पाता है? तो आपके कर्म करने से हो पाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देखिए हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिना जुड़ाव का यहां पर दुनिया में कोई चीज नहीं है, और इसीलिए इसका नाम कर्म योग रखा गया है। क्या रखा गया? योग मतलब जुड़ना, और कर्म का मतलब तो समझ गए जिसमें आपका फल निहित होता है, वही आपका कर्म है, जिसके बिना आप इस दुनिया में जीवित नहीं रह सकते हैं। और कर्म के लिए जो है गीता, भगवत गीता की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ बातें बताई गई है। कौन कौन सी बातें बताई गई है? तो देखिए यहां पर कर्म के बारे में भगवत गीता में बताया गया है कि कर्म कर्तव्य समझकर हमें करना चाहिए। यानी कि हमारा जो कर्म है उसे हम क्या माने? तो कर्तव्य माने। जैसे मान लीजिए हमारा अभी कर्तव्य है पढ़ना, हमारा काम क्या है? पढ़ना। यदि इसे हम कर्तव्य समझकर पढ़ते हैं तो जीवन में हम एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे पढ़ लिख कर। अगर इसे हम एक कर्तव्य के रूप में नहीं समझते हैं, सोचेंगे कि चलो भाई आज नहीं तो इसे कल पढ़ लेंगे, तो कल के भरोसे अगर आप इसे टाल देते हैं तो कल कभी दुनिया में नहीं हुआ है। किसी के जिंदगी में कल जैसा शब्द नहीं होता है। अगर आपने ये ठान लिया कि हमें ये चीज कल ही करना है तो वह कभी संपन्न नहीं होगा, ये कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए गीता में कहा गया है कि हमें कर्म को एक कर्तव्य के रूप में समझकर जो है क्या करना चाहिए? तो संपन्न करना चाहिए। दूसरी बातें कही गई है कि कार्य को बिना आसक्ति से करें। जो भी कार्य है भाई साहब आपको क्या करना है? आसक्ति से करना है। साथ ही साथ कुछ और बातें कही गई है, परिणाम की चिंता तो कभी होना ही नहीं चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में आता होगा कि सर के द्वारा बताया गया क्वेश्चंस क्या पेपर में आएंगे, ठीक है। इस चीज का आप जो है कभी भी कल्पना अपने मन में मत करो। आप उस विश्वास के साथ पढ़ो जो कि हाँ मैं कर पाऊंगा, ये प्रश्न आपके पेपर में छपेंगे ही छपेंगे। अगर आप उस विश्वास के साथ पढ़ते हो तो ऐसा होगा, आप उस चीज को जरूर देख पाओगे कि ये प्रश्न जो है आपके पेपर में आ गया। लेकिन पहले ही यदि आप परिणाम की चिंता कर लो तो क्या होगा? आप इसे कर भी पाओगे ना भी कर पाओगे, आपके पेपर में आएगा भी ना भी आएगा। इसीलिए कहा गया कि कभी भी हमें कर्तव्य करने के दौरान जो है हमें अपने कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब ऐसा इसलिए नहीं करनी चाहिए कि देखो परिणाम की जो चिंता है ये क्या करता है? आपके मन को विचलित कर देता है, और कभी भी जो है ऐसी स्थिति में आपका मन शांत नहीं रह पाता है। आप दो तरह से सोचना शुरू कर देते हो, एक तो पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हो, दूसरा नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हो। तो जब दो तरह की बातें आपके माइंड में आना शुरू हो जाती है तो क्या होता है? आपका माइंड शांत नहीं रह पाता है, फिर जो है आपका कार्य जो है क्या हो जाएगा भाई साहब? कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। एक बात और कही गई है, असफलता और सफलता को समबुद्धि से स्वीकार करें।
चाहे आपकी वह असफलता ही क्यों ना हो, चाहे फिर आपकी सफलता ही क्यों ना हो, उसे कभी भी समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। अब ऐसा इसलिए करना चाहिए कि देखिए आपको जो है हर एक असफलता जो है आपको सफल होने का मार्ग दिखाकर जाता है। ये बात आप सभी जानते हैं, ठीक है। भले ही आप उसका जीवन में अनुसरण करते हो या ना करते हो, देखिए असफल होकर जो व्यक्ति रुक गया उसकी जिंदगी वहीं रुक जाती है, लेकिन असफल होने के बाद उस असफलता से जो व्यक्ति ने सीख लिया कुछ भी कि हमने गलती कहां किया था, ठीक है, हमें यह चूक नहीं करनी चाहिए थी, फिर वह व्यक्ति जो है एक दिन जीवन में सफलता जरूर प्राप्त करेगा। इसलिए जब भी आप असफल हो या फिर जब आप सफल हो, उसे आप समान रूप में देखें, असफलता को भी और सफलता को भी। तो ये चार बातें जो है गीता के अंतर्गत बताया गया है, आपके कर्म से संबंधित। किससे संबंधित बताई गई है भाई साहब? कर्म से संबंधित। तो उम्मीद करता हूं कर्म योग क्या है, कर्म हमें जीवन में क्या करने चाहिए, कर्म के दौरान जो है हमें क्या क्या करनी चाहिए, इन सभी बातों को मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया होऊंगा। अगर आप इस चीज को समझ गए हैं तो बस एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आज की ये जो क्लास है आपको कैसी लगी, और भाई साहब अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके। और सेशन को अभी तक यदि आपने लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आने वाली क्लास के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। विशेष आप लोगों से क्या कहना, ठीक है। मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।